अल्लाह के नाम पर दे दे, भगवान के नाम पर दे दे, इस तरह की चीज़ें आपने खूब सुना होगा। भीख मांगने वाले यहाँ तक दावा कर देते हैं कि आप हमें ईश्वर के नाम पर 1 रुपया देंगे, ऊपर वाला आपको 10 रुपया देगा। हालांकि ऐसा होता कभी नहीं है। ठीक ऐसा ही खेल करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक फ्रॉड किया है। कथित रूप से ढेर सारे आरटीआई से निकली हुई जानकारियों के बाद देश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने आरोप लगाया है कि प्रथम दृष्टया बीजेपी धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक षड्यंत्र तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत अन्य अपराधों में संलिप्त नजर आ रही है, दोषी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन करने का आरोप भी बीजेपी पर लगा है, वो भी ढेर सारे तथ्यों के आधार पर, खुद सरकारी जवाब के आधार पर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और तमाम मंत्रालयों में इसकी शिकायत की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि यदि भाजपा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जांच नहीं हुई, तो अदालती रास्ता अपनाया जाएगा। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि गांव में अक्सर देखने को मिलता है, शहरों में भी होता है, उचक्कों की टोली कभी मंदिर बनाने के नाम पर तो कभी कोई सामाजिक कार्य करने के नाम पर चंदा वसूल लेती है और फिर शाम को चलती है दारू पार्टी, वो भी हर हर महादेव के नारे के साथ। यानी सामाजिक कार्य के नाम पर वसूली किया, लोगों को ठगा, फिर फ्रॉड किया और पैसे का प्रयोग अय्याशी करने में कर लिया गया। अब बीजेपी चुनाव के समय किस तरह की प्रचार वाली अय्याशी करती है, ये तो हम सब ने देखा है। हालांकि इनका प्रचार कभी बंद तो होता नहीं है। आज ये देखने की बारी है कि पैसवा आ कहां से रहा है। जी हाँ, मसला बेहद गंभीर है। एकदम टकटकी लगाकर सुनिए। विश्व गुरु टाइप फ्रॉड करने का आरोप लगा है। और तो और इस मामले में खुद प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम भी शामिल है। किस तरह से शामिल है और कैसे इनकी पूरी चेन ही अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घिर रही है, इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा कथित झूठ भी आरटीआई के माध्यम से पकड़ लिया गया है। खुद उन्हीं के कार्यालय ने पकड़वा दिया है। इसके अलावा मोदी शाह का वो हथियार जिसने देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को, नेताओं को तबाह कर दिया, अपने आप में कितना फिसड्डी है और जांच एजेंसी के नाम पर कितना भयंकर खेल हो रहा है, उसे लेकर भी तगड़ी वाली रिपोर्ट आई है, खुद सरकार ने बताया है। साथ ही साथ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस मामले पर जहां एसआईआर की सुनवाई हो रही है। कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां आई हैं। इन सभी मुद्दों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कल ही हमने इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में नरेंद्र मोदी के आसपास उनके सहयोग से कथित रूप से चल रहे तमाम भ्रष्टाचारों की पोल खोला था। बहुत सारी खबरें दिखाई थी। कम से कम 5 मामले थे जहां पर खुलेआम सरेआम लूट मचाई गई है। नहीं देखे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। अब आज सबसे पहले ये देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो दावा किया था उसका पर्दाफाश देखिए। रक्षा मंत्री ने दावा किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसों से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। अब समझने वाली बात यह है कि अगर देश के रक्षा मंत्री इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो उसका आधिकारिक स्रोत भी होगा, कहीं न कहीं से तो लिया होगा, उन्हें ये जानकारी मिली होगी। यही जानने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने राजनाथ सिंह के कार्यालय और उनके विभाग से जानकारी मांगी। पूछा कि बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसों से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, क्या इसका कोई प्रमाण है, कोई डॉक्यूमेंट है, कहां से सूचना मिली आपको? यदि आपके पास कुछ है तो हमें भी बताइए। तो जवाब आया कि इस बारे में हमारे पास न तो कोई डॉक्यूमेंट है न कोई जानकारी है। अब सवाल यह है कि जिस बात की जानकारी सरकार के पास नहीं है, खुद इन्हीं के कार्यालय के पास नहीं है, वो बात राजनाथ सिंह जी कहां से ढूंढ कर लाए हैं? क्या बकैती करने के लिए कुछ भी बोल देंगे? आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला लिखते हैं कि निंदा चचा, जब कागजें नहीं है तो फिर बयान क्यों दिया? क्यों एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में झूठ बोला? वैसे झूठ बोलने से याद आया, ये वही रक्षा मंत्री है ना जो संसद में खड़े होकर पूरी बेशर्मी के साथ कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि बाद में पता चला कि लगभग 10 जवान शहीद हुए। तो जो रक्षा मंत्री देश के रक्षकों की मौत पर झूठ बोल सकते हैं, सैनिकों की मौत पर झूठ बोल सकते हैं,
सकते हैं, शहादत को झुठला सकते हैं, वो भी संसद में खड़े होकर, वो कांग्रेस के पंडित नेहरू को कैसे छोड़ देंगे, जिनके बारे में झूठ फैलाने के लिए न जाने भारतीय जनता पार्टी ने कितने पैसे फूंक दिए। अभी कल ही संसद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे थे कि बीजेपी न जाने कितने करोड़ रुपया नेगेटिव कैंपेन में खर्च करती है, यानी दूसरों को बदनाम करने में खर्च करती है। सवाल यह है कि क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उसी कैंपेन का हिस्सा है? आखिर पंडित नेहरू के बारे में झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? लोग कहते हैं कि कम से कम इनसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मोदी शाह की तरह, यानी गुजराती जोड़ी की तरह, ये भी सरेआम झूठ बोलेंगे, जुमलेबाजी करेंगे। जैसे हम सबको पता है, अमृतकाल की बीजेपी में होने का मतलब है कि किसी भी लेवल का झूठ बोला जा सकता है, और वो भी छाती ठोक कर 1000 बार बोला जा सकता है। अब सबसे पहले बीजेपी का ये वाला खेल देखिए, इसके बाद जांच एजेंसी ईडी और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुवाई में हो रही सुनवाई पर गौर करेंगे। अपनी स्क्रीन पर दवार की इस रिपोर्ट को निहारिए और एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए। पैसे के लिए भाजपा और उसके लोग कौन कौन सी हद तक जा सकते हैं और जा रहे हैं, अंदाजा लगाते जाइए। याद करिए, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो भरी सदन में उन्होंने कह दिया था कि अडानी का सारा पैसा प्रधानमंत्री मोदी का पैसा है। जब अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बनते हैं तो अडानी नहीं अमीर बनते हैं, नरेंद्र मोदी अमीर बनते हैं, और उनके भीतर पैसों की हवस है। कुछ ऐसी ही शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया था। हुजूर के भीतर पैसे की हवस है कि कितना पैसा आ जाए, कहां से लूट खसोट करके जुटा लें। आपको ये भी याद होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में पारदर्शिता के नाम पर इन्होंने कितना बड़ा खेल किया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध है, और तो पीएम केयर फंड के नाम पर, देश की जनता के नाम पर, आपदा के नाम पर न जाने कितने पैसे दबा कर बैठ गए। और यहाँ का खेल देखिए, सरकारी योजनाओं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब भरती हुई पकड़ी गई है। जी हाँ, आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगले कुछ मिनट तक बारीकी से एक एक शब्द को सुनिए और स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूं उसे देखिए। चेन्नई के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं BR अरविंदाक्सन, जो कि सत्यम टीवी चैनल के समाचार संपादक भी हैं। इन्होंने कई सारा RTI लगाया और उसके जवाबों से पता चला कि सरकारी योजनाओं के नाम पर बीजेपी अपनी झोली भर रही है, लोगों से चंदा वसूल रही है, और सरकार को पता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी अलग है, भारत सरकार अलग है, नरेंद्र मोदी अलग है, और भारत के प्रधानमंत्री अलग हैं। और तो और प्रधानमंत्री के नाम पर बीजेपी अलग है खेल कर रही है। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम सुना होगा, आपने किसान सेवा का नाम भी सुना होगा, आपने स्वच्छ भारत का नाम भी सुना होगा, और आपको ये भी पक्की जानकारी होगी कि ये तीनों ही योजनाएं सरकार की योजनाएं हैं, यानी भारत सरकार की योजनाएं, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये जन कल्याण के लिए बनाया गया है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने खेल ये किया है कि लोगों से इन योजनाओं के नाम पर चंदा वसूला है, और वो भी ऑनलाइन तरीके से। और वसूली को बढ़ावा देने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने लोगों को प्रोत्साहित किया। भाजपा ने दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच NarendraModi.in और नमो ऐप जैसे प्राइवेट प्लेटफॉर्म के जरिए पैसा जुटाने का अभियान शुरू किया। इसके तहत लोगों से स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा जैसी सरकारी योजनाओं के लिए पैसे दान करने के लिए कहा गया। जबकि कोई व्यक्ति जब इन योजनाओं को सिलेक्ट करके दान करता है तो पैसा बीजेपी के पास जाता है। यानी आप सोचेंगे कि बेटियों को आगे करने के लिए कुछ दान कर दें, लेकिन वो पैसा सरकार के पास नहीं जाएगा, किसी बेटी के पास नहीं जाएगा, वो बीजेपी के पास जाएगा। आप सोचेंगे कि देश को साफ सुथरा करने के लिए कुछ पैसा दान कर दें, लेकिन वो पैसा जाएगा कहाँ? बीजेपी के पास, आपकी जेब साफ करके। अच्छा, यहीं पर आपको संदेह हो सकता है कि हो सकता है सरकार ने भाजपा से कहा हो कि भैया पैसा जुटाकर हमको दे दो, हम बेटी बचाएंगे, स्वच्छ भारत करेंगे, किसानों की सेवा करेंगे। तो इसकी जानकारी लेने के लिए जब RTI लगाया गया, संबंधित मंत्रालयों से पूछा गया कि क्या आपने बीजेपी से कहा है कि इन योजनाओं के नाम पर पैसा जुटाइए, तो मंत्रालयों ने कह दिया कि ना 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 ना, हमने किसी को अधिकृत नहीं किया है और ना ही किसी को ऐसी परमिशन दी गई है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, 24 दिसंबर 2021 का ये लेटर है। 25 दिसंबर को भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पार्टी को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे दान अभियान की घोषणा की और कहा था कि 11 फरवरी 2022 को हिंदुत्व के प्रतीक दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर यह अभियान समाप्त होगा। JP नड्डा ने कहा था कि ये चंदा पार्टी और उनके जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन डोनेशन करने वालों को पता चला कि अगर वो लोग पार्टी फंड में दान नहीं करना चाहते हैं तो उनसे कहा जाता है कि सरकारी योजना में दान कर दो, लेकिन दान करो। आप बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के ट्वीट को देखिए, इन्होंने खुद भी 1000 रुपया दान करके उसकी रसीद जनता के सामने रखा था ताकि लोग उसे देखकर प्रोत्साहित हो। और उसी दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 1000 रुपया यहाँ पार्टी फंड में दान किया। इन दोनों की रसीद आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर क्या था, बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही डोनेशन करके ट्विटर पर स्क्रीनशॉट डालना शुरू कर दिया। आप भी देखिए, प्रधानमंत्री और
जेपी नड्डा ने तो पार्टी फंड में दान किया है, लेकिन अन्य बहुत सारे लोगों ने स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के नाम पर दान किया है। वैसे तो ये अभियान फरवरी 2022 में समाप्त हो गया, लेकिन नमो ऐप तथा NarendraModi.in वेबसाइट पर सरकारी योजनाओं में योगदान करने का ऑप्शन खुला रहा। यानी अभियान भले खत्म हो गया हो, पैसा आता रहे, ये जुगाड़ खुला है। आप भी अपनी स्क्रीन पर देखिए, 5 ऑप्शन दिख रहे हैं कि आपको किस लिए डोनेशन करना है। स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ, किसान सेवा, पार्टी फंड, अदर। इसके बाद सत्यम टीवी के समाचार संपादक BR अरविंदाक्षन ने इन सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर एक सरकारी योजना में 100-100 रुपया दान किया और भाजपा के केंद्रीय कार्यालय से इसकी रसीद पत्रकार को ईमेल के जरिए भेजी गई। इनका कहना है कि चूंकि केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम वेबसाइट के पेमेंट लिंक और नमो ऐप में दिखाई दे रहे थे, लिखा हुआ था, इसलिए मुझे भरोसा हुआ कि हो सकता है ये दान उन्हीं योजनाओं के लिए जा रहा हो। अन्य लोग भी इससे बेहतर महसूस कर सकते थे, यानी लोगों को लगता कि वो देश के लिए दान कर रहे हैं। कोई बेटी बचाने के लिए दान कर रहा है, कोई भारत को साफ करने के लिए दान कर रहा है। फिर क्या था, पत्रकार साहब ने उन सभी योजनाओं से संबंधित मंत्रालयों में RTI लगाया, पूछा कि क्या आपने बीजेपी को इसके लिए अधिकृत किया है, क्या कोई परमिशन आपने दिया है, क्या किसी NGO या व्यक्ति को इन योजनाओं के लिए पैसा जुटाने के लिए कहा गया है, क्या नमो ऐप और NarendraModi.in को इसके लिए धन इकट्ठा करने की कोई अनुमति दी गई है। तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने जवाब में बताया कि स्वच्छ भारत परियोजनाओं से संबंधित कार्य के लिए किसी को भी पैसा जुटाने के लिए नहीं कहा गया है और ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसा ही जवाब बेटी बचाओ योजना मामले में भी मिला। हालांकि किसान सेवा वाले मामले में सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग से कोई जवाब ही नहीं आया और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी RTI का जवाब नहीं दिया कि क्या नमो ऐप और NarendraModi.in की कोई वैधता है, क्या इन्हें पैसा जुटाने के लिए परमिशन दी गई है। और सुनिए, वरिष्ठ पत्रकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी RTI लगाकर सवाल किया कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर कोई अलग से आधिकारिक ऐप बनाया गया है। दूसरा सवाल था कि प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर पेज का रखरखाव कौन करता है, पोस्ट तैयार कौन करता है। और तीसरा सवाल था कि क्या नमो ऐप और PMO के बीच कोई आधिकारिक संबंध है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब मिला कि भारत के PM के नाम पर कोई भी आधिकारिक ऐप नहीं है, यानी ये जो नमो ऐप है इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। PMO ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को कोई विशेष अधिकारी नहीं चलाता, समय समय पर अधिकारी लोग जानकारी देते रहते हैं, यानी कोई भी जानकारी दे देता है। और जो आखिरी सवाल था कि क्या नमो ऐप और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच कोई संबंध है, इसके जवाब में कह दिया गया कि ये जानकारी हमारे कार्यालय के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। यानी कुल मिलाकर अलग अलग RTI से जो जानकारी मिलती है उससे ये पता चलता है कि भाजपा जो सूक्ष्म दान की ले रही थी, यानी छोटा छोटा डोनेशन जुटा रही थी सरकारी योजनाओं के नाम पर, उसकी जानकारी सरकार को ही नहीं है और सरकार ने ऐसा करने का कोई परमिशन नहीं दिया है। वरिष्ठ पत्रकार ने प्रधानमंत्री, चारों मंत्रालयों के सचिवों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिवों को भी पत्र लिखकर बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे इस अनधिकृत चंदा अभियान के बारे में शिकायत किया था और कहा था कि सरकारी योजनाओं के नाम पर भाजपा धनुगाही कर रही है। एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और इसका केंद्रीय कार्यालय लोगों को रसीद दे रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है। लोगों को अंधेरे में रखकर धनुगाही की जा रही है और यह नहीं बताया जा रहा कि पैसा सरकार के पास कब और कैसे पहुंचेगा। आपको बता दें कि पत्रकार अरविंदाक्षन ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा को भी लेटर लिखकर पूछा था कि चंदा अभियान में कुल कितना पैसा आया और सरकारी योजना के नाम पर जो वसूली हुई है तो आपने सरकार को कितना पैसा दिया है। इस पर पलटकर कोई जवाब नहीं मिला। अब वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि भाजपा धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात कर रही है, आपराधिक षड्यंत्र कर रही है। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत यह अपराध है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत भी यह अपराध है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन भी है। पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग से संबंधित जो नियम है उस मामले में भी बीजेपी दोषी नजर आ रही है। JP नड्डा से जो सवाल किए गए उसका जवाब नहीं मिला। अब पत्रकार अरविंदाक्षन का कहना है कि यदि केंद्र सरकार ने मेरी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, क्योंकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर दान का अभियान भारतीय नागरिकों के लिए बड़े पैमाने पर गलत बयानी का मामला है। अब आप सोचिए कि जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अमीर पार्टी है, वो सरकारी योजनाओं के नाम पर कथित फ्रॉड कर रही है और लोगों से पैसा वसूल रही है। खुद प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष लोगों को दान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ये नहीं बता रहे कि पैसा आया कितना, गया कहाँ। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जितने भी संगठन हैं और जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर ये सोच रहे हैं कि फिर न जाने कब सत्ता मिले न मिले, जिस भी माध्यम से जितनी धन उगाही हो सकती है कर लो भैया, दबा के बैठ जाओ।
अभी कल ही हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि महाराष्ट्र में कैसे 4 एकड़ जमीन विश्व हिंदू परिषद को लगभग मुफ्त में दे दी गई, उसे मालिक बना दिया गया। पीएम केयर फंड से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक का खेल हम पहले ही देख चुके हैं। और अब देखिए, बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत, किसान सेवा को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, वहां से भी मेवा निकाल रहे हैं। और तो और मेवा निकालने के लिए ईडी का जितना दुरुपयोग कथित रूप से बीजेपी की सरकार ने किया है वो ऐतिहासिक है। ये रिपोर्ट बता रही है और सरकार बता रही है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता संभालने के बाद अब तक ईडी ने 6,444 केस दर्ज किए और केवल 56 मामलों में सजा हो पाई। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने खुद जानकारी दी कि ईडी ने 2014 से लेकर अब तक 6,444 मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए। इनकम टैक्स विभाग ने इसी दौरान 13,877 मामले दर्ज किए और 9,657 छापेमारी की। इनकम टैक्स के मामले में 522 लोगों को दोषी ठहराया गया और 963 लोगों को बरी कर दिया गया तथा विभाग ने ही खुद 3345 मामले वापस ले लिए। आप सोचिए कि ये वही ईडी है जिसने ज्यादातर विपक्षी पार्टियों को तबाह कर दिया, देश के स्टैंडिंग मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा और न जाने कितनी सरकारें गिराई, कितने लोगों का धंधा छीनकर एक सेठ को दे दिया गया। आप सोचिए कि पिछले लगभग 11.5 साल में देश की एक जांच एजेंसी 6,500 के आसपास मामले दर्ज करती है और केवल 56 में सजा होती है। यह है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। इस जांच एजेंसी पर आप कितना और कैसे भरोसा कर सकते हैं? कल्पना करिए, केस दर्ज करने का मामला किन के इशारों पर होता होगा और फिर किस आधार पर केस दर्ज होता होगा, यह भी विचारणीय है। अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट के मामले पर। यहाँ की पिक्चर लगातार चल रही है खटाखट। जब से एसआईआर शुरू हुआ है, बार बार ये सवाल हो रहा था कि क्या चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का अधिकार है? ये काम तो गृह मंत्रालय का है। लोगों की नागरिकता की जांच करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अब इस मामले की सुनवाई हो रही है। खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची पीठ का हिस्सा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि चुनाव आयोग ने ये तो कभी नहीं कहा कि मुझे किसी को नागरिक घोषित करने का या उसका नाम शामिल करने का अधिकार है या नहीं। न ही चुनाव आयोग ये कहता है कि उसे किसी को गैर नागरिक घोषित करने का अधिकार है। लेकिन यदि कहीं कोई संदेह नजर आता है तो क्या चुनाव आयोग अपनी शक्तियों के हिसाब से पूछताछ नहीं कर सकता, जांच नहीं कर सकता? क्या ये उसके क्षेत्र से बाहर है? इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता सादान फरासात ने कहा कि वोटर को खाली इतना साबित करना होता है कि उसकी उम्र 18 साल से अधिक है और वो देश का सामान्य निवासी है। यदि चुनाव आयोग को कहीं कोई संदेह होता है तो चुनाव आयोग जांच कर सकता है, लेकिन जांच का नतीजा क्या होगा? अगर मुझे भारत का नागरिक घोषित नहीं किया जाता है तो मैं लिस्ट से बाहर हो जाऊंगा जब तक साबित न हो जाए। लेकिन चुनाव आयोग को मुझे लिस्ट से बाहर करने का कोई अधिकार नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16(1) के तहत आवश्यकता साबित होने पर ही मतदाता को लिस्ट से बाहर किया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति वोटर लिस्ट से बाहर तभी किया जा सकता है जब उसकी अयोग्यता मानी गई हो, जब वो भारत का नागरिक नहीं हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और किसी न्यायालय ने उसे अस्वस्थ घोषित किया हो या फिर चुनाव के संबंध में भ्रष्ट आचरण किया हो या अयोग्य घोषित किया गया हो अदालत द्वारा किसी अपराध के तहत। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता निर्धारण की भूमिका नहीं निभा सकता। ये काम विदेशी न्यायाधिकरण के पास होना चाहिए, जिसका गठन केंद्र सरकार कर सकती है। अनुच्छेद 326 में साफ साफ कहा गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, मानसिक अस्वस्थ नहीं है, किसी गलत कार्य के कारण अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, उसको पूरा हक है कि वो वोटर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया गया कि एक पात्र मतदाता होने के लिए केवल निवास प्रमाण पत्र और 18 साल से अधिक की उम्र होनी जरूरी है। तो जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या इन 2 शर्तों के आधार पर एक अवैध अप्रवासी को मतदाता बनने की अनुमति दी जा सकती है? अगर कोई अवैध प्रवासी 10 साल से भारत में रह रहा है तो इन 2 बातों के आधार पर क्या उसे वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाए? ये तो गलत हो जाएगा। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि नागरिकता साबित करने का बोझ राज्य पर होगा, किसी व्यक्ति पर नहीं। अगर किसी की नागरिकता पर संदेह है तो राज्य बताएगा कि फला व्यक्ति देश का नागरिक है या नहीं। एसआईआर को लेकर जो सवाल पहले दिन से हैं, आज तक उन्हीं पर बहस चल रही है। एक राज्य में एसआईआर पूरा हो गया, लिस्ट में ढेर सारी गड़बड़ियां होने के बावजूद चुनाव हो गया, चुनाव परिणाम आ गया, भाजपा की सरकार बन गई। बाकी 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र की हकीकत। आसान भाषा में कहें तो एक दवाई है जिस पर चर्चा हो रही है कि ये खाने से लोग बीमार न पड़ जाएं, मर न जाएं, रिएक्शन न हो जाए और कहीं ज़्यादा नुकसान न हो जाए, और दूसरी तरफ वो दवाई ज़बरदस्ती लोगों को खिलाई जा रही है, यानी उसके फायदे नुकसान पर निर्धारण होने से पहले ही दवाई खानी चालू है। वीडियो के तमाम मुद्दों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।